नेक्स्ट खिड़कियों का और लिया देंगे हम। चाबी है तो चले बेटा अपना माइक रखें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चले आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। यस सर। चले अब एक काम करें, अपनी स्क्रीन देखें। क्या अपनी स्क्रीन पे आपको रेस्पिरेशन की शीट नजर आ रही है? हाँ या ना बताएं। यस सर। यस सर। बढ़िया, सभी को नजर आ रही है आराम से? ठीक है। यस कंप्यूटर से पढ़ा रहा है। बढ़िया, एक मिनट और देख लें फिर आपका। हाँ चले एक काम करें, देखें ध्यान से। जो आपके लिए रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन में आपको नजर आएगा, रेस्पिरेशन में हम लोग जो है यहीं कहीं आसपास पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। और कहाँ पढ़ते हुए चल रहे थे? अरे ये कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन बताई दिया था आपको, द प्रोसेस बाय विच एसिमुलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम में भी आप बता दिए थे। मैं मोस्टली चीजें जो मेन एक आध चीजें आप बतानी थी एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक तो आपकी ग्लाइकोलिसिस अब आपको याद आ जानी चाहिए। ग्लाइकोलिसिस आपका कौन सा प्रोसेस था जिसमें आपसे कहा गया है सीरीज ऑफ reactions which does not require oxygen and by which glucose molecules is broken into pyruvic acid। तो ये आपको अंदाज था। ये आपके साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होती है पायरुविक एसिड वाली, ये मालूम है। और फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड ये आपका या तो एरोबिक हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर आपको कैसा हो सकता है, एनर्बिक हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये आपको जनरली मालूम थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखें ध्यान से। अगले नंबर पे जब आप जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? चले इसके बाद आप पहुंचते हैं रेस्पिरेशन इन, सॉरी ये ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो हल्का सा जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, अरे ऊपर तो बेचारा बढ़ ही नहीं रहा। ऊपर जब हम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आप मिल जाता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनर्बिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आपसे कहा गया था एरोबिक और एनर्बिक कौन होंगे, जिसमें ऑक्सीजन आपके एरोबिक में रिक्वायर्ड होगी, एनर्बिक में नहीं होगी। एरोबिक आपको याद है पहला स्टेप साइटोप्लाज्म होता है पायरुविक एसिड वाला। दूसरा आपका स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको आप कहते हैं ब्रेक डाउन या बर्निंग ऑफ फूड या कंबशन। जबकि एनर्बिक रेस्पिरेशन आपका पूरा का पूरा कायम होगा साइटोप्लाज्म में। खास बात क्या है, ब्रेकडाउन पे आप जाएंगे तो एक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है, दूसरे में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? CO2 और H2O। और इसमें आपको क्या मिलते हैं? CO2 एंड इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ये भी आप बताए जा चुके हैं 3 बार। 38 ATP आपका एनर्जी प्रोड्यूस्ड और 28 ATP। और इसमें मैंने कहा था जब आप जो आगे जाएंगे तो सिंपल एक ये वाली रिएक्शन आप मोटे तौर पे देख लें। ये रिएक्शन अपने आप में तीनों चीजें एक साथ क्लियर करने में बिल्कुल सक्षम है। और इसमें आप तीनों देखेंगे, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा, पायरुवेट यानी 3 कार्बन कंपाउंड में आपका चेंज होगा। इसके बाद अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है
इसमें यीस्ट में, तो आपको मिलेगा इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में तो फिर मिलेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर आप आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कंप्लीट कंबशन है, दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी तो है ही। इतने में कोई डाउट नहीं था, मुझे बताएं। No, sir. कोई समस्या किसी को रही हो? नहीं। अब आपको बात दिखाते हैं और इसके बाद आप चलेंगे कहाँ पर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को भी आपको मोटे तौर पे बताया था। तो देखिए ध्यान से, क्या आपसे बताएगा, इन ह्यूमन बीइंग्स द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी बाय नॉस्ट्रिल्स। आपकी बॉडी में जो एयर जाती है, नॉस्ट्रिल्स मालूम है, नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के जो ओपनिंग्स हैं इनसे जाती है। while passing through the nostrils it is filtered by fine hairs, जो बारीक बारीक बाल होंगे उनसे आपकी फिल्टर होगी। और अगर आपको पिछले साल की याद हो तो आप एक सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ते थे और सीलिया पढ़ते थे, छोटे छोटे बालों को, ये याद है? जब एपिथेलियल सेल्स और टिश्यूज पढ़ते थे तो एक सीलिएटेड वर्ड आता था, जो है पैरामीशियम में बाल होते थे, आपसे कहा जाता था नाक के अंदर बाल होते हैं, और ये छोटे छोटे बाल किस नाम से आने आते हैं? सीलिया के नाम से। तो ये ध्यान आ गया, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। और आगे चले, दैट लाइन द पैसेज सो दैट द एयर गोइंग इनटू द बॉडी इज फ्री ऑफ डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। क्यों रखे गए फिल्ट्रेशन? ताकि आपके डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज ना हो। और एक मजेदार बात, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ये जो आपका पूरा पैसेज है म्यूकस से कवर्ड होता है, लाइंड होता है। म्यूकस का नाम आपने इसके पहले कहीं सुना है क्या? Yes, sir. कहाँ सुना था म्यूकस? याद दिलाएं जरा। Sir, स्नेल मूव करने के लिए म्यूकस का यूज करता है। स्नेल मूव करने के लिए इस म्यूकस का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही जवाब, ये एक बिल्कुल सही आंसर है। अब जरा याद दिलाएं, अपनी बॉडी में कहाँ और आपने म्यूकस का नाम सुना था? नोज। है? नोज। नहीं, नोज में तो बता ही रहे हैं, ये तो यहाँ तो है ही। और कहाँ था म्यूकस? HCl कवरिंग। स्टमक में। सही कह रहे हैं, स्टमक आता है, क्योंकि पिछला चैप्टर पढ़ चुके हो। HCl सर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हमारा वो म्यूकस होता है वो कवर बचाता है हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आप देखेंगे HCl देती है, और इस HCl से दिक्कत क्या आएगी कि जो आपका स्टमक है या फिर जो आपकी इंटेस्टाइन है इसमें घाव हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, स्टमक जो है वो आपके स्टमक को कवर किए होता है अंदर से, और म्यूकस कवर किए होता है, जिससे फायदा क्या होता है कि बर्न नहीं होता HCl की वजह से। ये ध्यान आता है, तो उसी म्यूकस की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट टाइप का आगे क्या बताएगा, नॉस्ट्रल्स से आपकी नाक से हवा कहाँ जाएगी? देखो ये सारी चीजें आप मालूम होता है, एयर पासेज थ्रू द थ्रोट, गले से जाएगी इनटू द लंग्स। अब लंग्स से जाएगी तो यहाँ पर दो नाम आएंगे, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनको अभी मैं चर्चा करूंगा। ट्रैकिया क्या कहलाता है? जो गले में आपका पाइप होता है, इसको आप कह सकते हैं सांस लेने वाली नली। और रिंग्स, इसमें आप देखेंगे छोटी 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 रिंग्स डली होती है। अभी मैं बोर्ड पे आऊंगा 5 और बात, तो इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को भी आपको दिखा दूंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं इन्हें। आर ट्रैकिया, ठीक है, which ensure that the air passage does not collapse। रिंग क्यों डली होती है? ताकि आपका एयर पासेज कोलैप्स नहीं हो। अब एक खास बात है, गले में जब आप हाथ लगाएंगे तो एक हल्का सा हड्डी सी नजर आती है बीच गले में, और ये बीच गले में हड्डी नजर आती है, ये क्या कहलाती है? वॉइस बॉक्स। अभी आप इस पर हाथ रखेंगे तो आप नजर आएगा, जो आप बोलते हैं तो इसी में वाइब्रेशंस होते हैं। देखो नाम दिया है, नीचे क्या बता रहा है, लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब समझ में आ गया होगा। इट इज एन एनलार्ज पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन मेल्स, इट ऑफन बिकम्स प्रोमिनेंट। मेल्स में आप देखना कई बार बाहर की तरफ हल्का आ जाता है, गले में एक छोटी सी नोक सरीखी निकली हुई दिखती है, यार कहीं नहीं भी दिखेगी, हाथ लगाओगे तो हल्का सा समझ में आएगा। एंड प्रोड्यूस आउट एंड कॉल्ड एडम्स एप्पल, तो इसका ये नाम भी याद रखिएगा। आप ये काला पीला मत करो। और नीचे देखो ध्यान से, हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, देखें, जाएगी नजल पासेज, नजल पैसेज से फेरिंग्स, फिर जाएगी लैरिंग्स, फिर जाएगी ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ये अभी आप बताएंगे। लास्ट एलिवॉयली, और इस बाद एलिवॉयलर सैक, और जहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखें आगे क्या कहेगा।
द पैसेज या ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स इन लंग्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट्स इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या इसमें ऐसा ऑप्शन है कि इसके साथ में जो है वो कैमरा ऑन किया जा सके, बच्चे कैमरे पे जा सके? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं आता मोबाइल में। अच्छा, सिर्फ अपने लिए आता है। ओके, चलें, कोई बात नहीं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर लाइक एलिवाइली आप पढ़ते हैं। द एलिवाइली प्रोवाइड करता है एक सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। अब आपसे जो मेन चीज है वो देखें, व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, क्या कह रहा है, अवर चेस्ट केविटी बिकम्स लार्जर। ये तो आपको मालूम ही है, सांस लोगे, अपनी सांस अंदर भरोगे तो आपकी सीना फूल जाएगा, केविटी बड़ी होती जाएगी। क्यों? ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ रिब केज। रिब केज के जो आपकी पसलियां हैं उनके थोड़ा सा ऊपर उठेंगी। और डायफ्राम पसलियों के नीचे आप देखेंगे डायफ्राम लगा होता है पर्दे सरीखा, ये आपका खिंच के फ्लैट हो जाएगा। जब आपकी चेस्ट केविटी लार्ज हो जाएगी, चेस्ट केविटी आपकी भरी, तो ये हवा खींच लेगी बाहर से। प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनहेलेशन। और इसका उल्टा कहाँ होगा? जब आप हवा छोड़ेंगे यानी ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। अब एक काम करें, देखें ध्यान से, जो अपन दिखाना चाह रहे थे अब वो इस पेज पर आते हैं, इसलिए कहा था 1 मिनट बाद आपको दिखेगा ना। देखें ध्यान से, सबसे पहले ऊपर से घुसे कि आपको नॉस्ट्रिल्स और नसल पैसेज नजर आ रहा है। नजल पैसेज के आप नीचे देखना ध्यान से, आपकी माउथ केविटी, इतना आपको मालूम है। जैसे आप गले में देखते हैं तो आपका नाक और मुंह से जो दोनों पाइप जाते हैं ठीक गले के सामने मिक्स हो जाते हैं। तो देखें ध्यान से, ऊपर से नजल पैसेज आ रहा है, ये आपका माउथ पाइप में, फूड पाइप में मिक्स होगा। इसके नीचे आप देखना है पाइप नीचे जाएगा। गले में जब आते हैं तो ये पाइप कहलाता है फेरिंग्स सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे फेरिंग्स के बाद, बेटा ये काली काली लाइनें मत खींचो, कौन फिर टोकना पड़ता है ना, इनको रब कर दो फुर्ती से। कर सकते हो, जिसने बनाई वो क्या, किसने बनाई है, बगल में इरेजर होगा उसको उस पर रब कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको दिखाते हैं जो आपसे बात कर रहे थे। नीचे आप बढ़ोगे, लेरिंग्स के नीचे आपको, सॉरी फेरिंग्स के नीचे आपको क्या मिलेगा? लेरिंग्स। लेरिंग्स जिस पार्ट को आप देखेंगे, ये पार्ट आप जगह था, गले में हाथ लगाओगे हल्का सा तो एक हड्डी सी नजर आती है, और ये हड्डी या वॉइस बॉक्स या फिर अनदर नेम इज द एडम्स एप्पल, ये आपको नजर आ जाते हैं। अब इसके नीचे देखें, इसके नीचे जो आपका पाइप जा रहा है, ये पाइप कहलाता है ट्रैकिया। और ट्रैकिया याद आएगा, कल मैं कॉकरोचेस की बात कर रहा था, मैंने कहा उनमें भी पतले पतले पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कहाँ होती हैं, उनकी पीठ या स्किन से जुड़ी होती हैं। क्योंकि आपको याद होगा जो ऑर्गन्स बताए थे हम लोग काय का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का, तो आपसे कहा था अर्थवर्म सरीखे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं स्किन का। और एम्फीबियंस के लिए बताया था लंग्स और स्किन दोनों इस्तेमाल करते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस, ये आपकी इस्तेमाल करती हैं गिल्स। और लास्ट ध्यान देखना, कॉकरोचेस वगैरह को मैंने क्या कहा था कि इनमें क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक ट्यूब्स मौजूद होंगी। अब इस ट्रैकिया के नीचे आप देखें, यहाँ पर एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज किसी को याद नहीं आ रहा होगा, पिछले साल आप बोन्स पढ़ते थे, जो परफेक्ट बोन्स होती थी हार्ड, उसके अलावा आपको कार्टिलेज बताई जाती थी। कार्टिलेज होती थी सॉफ्ट, जैसे नाक की हड्डी, कान की हड्डी। और याद आएगा, कार्टिलेज बताते थे आपके घुटनों में या कोहनी में, जहाँ दो हड्डियों का ज्वाइंट होता है, इसके बीच में कार्टिलेज भरा होता है, ताकि आपके हड्डियां रब नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो और आपस में टकराए नहीं। तो कार्टिलेज आप वर्ड देखेंगे, कार्टिलेज आपने लास्ट ईयर का पढ़ा हुआ है कनेक्टिंग टिश्यूज में। अब नीचे बढ़ो, देखो ध्यान से, इसी पासेज को लेके नीचे जाओगे, तो ये जो पासेज नीचे जाता है, जो धीरे धीरे पाइप डिवाइड होने लगे, ये पाइप क्या कहलाते हैं? ब्रोंकी। अब ब्रोंकी से भी जो धीरे 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 और जड़ों टाइप डिवीजन बिल्कुल पतले पतले निकलते जाएंगे, ये लास्ट में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ब्रोंकियोल्स। यानी मेन पाइपलाइन आपकी कौन सी थी? मेन पाइपलाइन थी आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया एक मेन पाइपलाइन थी जो दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक लेफ्ट लंग के लिए और एक राइट लंग के लिए। जो लेफ्ट या राइट में दो पार्ट गए, ये किस नाम से आने आएंगे? ब्रोंकी। जैसे हमने कहा पेड़ की जड़ टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, और जब ब्रोंकी होगा उससे फिर छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे पाइपलाइन निकलेंगी।
ये जो पाइपलाइन निकलेंगे उनका उसी से मिलता जुलता नाम है ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल का जो एंड होता है वो आप देखेंगे काय के तौर पर होता है, एक बैलून या गुब्बारे सरी का कहा जाए। बगल में देखो उसी के लेफ्ट में एरो बना के दिखाया है। जो ब्रोंकियोल का एंड है गुब्बारे सरी का क्यों हो रहा है, कि जो एयर आपने नाक से खींची थी ये अंदर जाते जाते ब्रोंकियोल से होती होती उस गुब्बारे में एल्वियोली में जाके भर जाएगी। एल्वियोली में जब ये एयर भरेगी, यहाँ पर होते हैं ब्लड वेसल्स जो क्या काम करेंगे, उस एयर में से ऑक्सीजन को रब करेंगे, सॉरी मैं कह रहा हूँ रब करेंगे, उसको सक कर लेंगे। आप नीचे लंग्स के नीचे यार पसलियां या रिब्स सबको मालूम ही है कि क्या चीज होती है, सही है। और इसके नीचे हमने कहा डायफ्राम, देखोगे तो डायफ्राम समझ में आ रहा होगा। अब एक नीचे चले आए, छोटी छोटी कुछ बातें और बताई जाएंगी। क्या बताया जा रहा है, इन ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन याद आएगा, लास्ट ईयर बताते थे आरबीसी का रेड कलर काय की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन आपका ये जो ऑक्सीजन है जो लंग्स से होती है उसमें एब्जॉर्ब करके कैरी करके कहाँ ले जाता है, आगे। अब नेक्स्ट एक चीज इसमें याद रखिएगा, स्टेबल सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होती है, तो इसलिए ब्लड में जो डिजोल्व होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो लौट आएगी। जबकि जो आरबीसी ले जाएंगी, आरबीसी से क्या जाएगा, आरबीसी से जाएगा ऑक्सीजन। अब आपको छोटा सा एक चीज याद दिलाते हैं, लास्ट चैप्टर में इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा रहे थे, आपको ध्यान होगा जब हमने कहा था कंबशन इनकम्प्लीट होता है तो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। जब लास्ट फर्स्ट चैप्टर कंबशन एंड किया था और उसमें भी कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए पॉइजनस होती है। क्यों पॉइजनस होती है, देखें यहाँ भी आपको दोबारा दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाएगी तो ये क्या काम करेगी, इट स्टेबल कंपाउंड बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और विच कैन कॉज डेथ। क्यों, एज नो हीमोग्लोबिन इज लेफ्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अगर आपका कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है तो जितना हीमोग्लोबिन था सबके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गई, तो पर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपके पास हीमोग्लोबिन बचता ही नहीं है, इसलिए। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखें एक लाइन में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, बिफोर इनहेलेशन जब आपको सांस लेनी है, सांस लेते समय क्या होगा, ध्यान दिया है, आपकी छाती हल्का सा चौड़ी होगी, जैसे ही सीना फूलेगा जैसे ही बाहर की तरफ होगा एक्सपेंड होगा, जगह क्रिएट होगी, ये क्या करेगा, बाहर से हवा को खींच लेगा। तो देखें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स स्ट्रेट एक्सपेंडिंग द चेस्ट केविटी, ये चेस्ट केविटी को एक्सपेंड करेगा। द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो अपनी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। रिब्स कमिंग आउटवर्ड्स, और आपकी पसलियां कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ, यानी समझ में आ रहा होगा आपका चेस्ट केविटी बढ़ रही है। This further enlarges the chest cavity, lowering the pressure inside lungs, therefore air rushes it. प्रेशर कम होगा, एयर अंदर चली जाएगी। अब जब आप सांस छोड़ेंगे उस समय क्या होगा, ध्यान देखना, पसलियां वापस अपनी जगह आएंगी, पसलियां वापस अपनी जगह आएंगी, डायफ्राम आपका नीचे होगा, क्या रिजल्ट होगा, जो एयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा और इस झटके से एयर बाहर फेंक दी जाएगी। देखो क्या कह रहा है, द डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम वापस अपनी जगह आएगा, coming into its normal position, compressing the lungs, lungs को compress करेगा। intercostal muscles कौन सी कहलाती थी, याद दिला दूं, जो lungs और इस पर वर्क करती थी, ये लास्ट ईयर हम लेते थे। intercostal muscles रिलैक्स करती हैं और कहाँ जाती हैं, मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ आएंगी। this reduces the volume of chest cavity, chest cavity की जगह कम होना शुरू होगी, which is already full of air, जो पहली हवा भर से भरी है, तो जब केविटी कम करोगे उस पर प्रेशर पड़ेगा, हवा बाहर निकल जाएगी। आप देखें यही चीज आपको फिर से इनहेलेशन का दिखा देगा। इनहेलेशन में क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ रिब्स, पसलियां ऊपर उठी, डायफ्राम फ्लैट हो गया, वॉल्यूम बढ़ा और एयर सक्ड इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स, एयर अंदर आ गई। अब एक्सचेंज ऑफ गैस जो पीछे बता रहे थे, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, ब्लड होगा, ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या मिलेगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन लिंक हो जाएगी विद हीमोग्लोबिन। इट इज रिलीज्ड इन टिश्यूज फ्रॉम एचबी, और हीमोग्लोबिन आपके लिए आगे कहाँ देगा, आपके टिश्यूज को। बाकी टिश्यूज में आपको मालूम ही है एरोबिक रेस्पिरेशन होगा,
वहाँ हाई कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो आपकी रिलीज कर दी जाएगी इनटू द ब्लड। खत्म, वापस आपके लौट के आओगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। मेरा अंदाजा जनरली आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई होगी मैं एक बार और अभी बोर्ड पे खड़े होकर समझा दूंगा। दूसरे नंबर पे आप देखना है प्लांट के लिए और बता देते हैं। प्लांट्स के लिए जब आप रेस्पिरेशन पे जाते हैं तो प्लांट के रेस्पिरेशन को एक मिनट पहले हमसे सुन लें। प्लांट में जो रेस्पिरेशन है, क्या आपको याद आता है न्यूट्रिशन में हमने एक स्टोमेटा का नाम लिया था, ये किसी को याद है? बोलो बालको। यस सर। रेस्पिरेशन के दौरान हम एक नाम ले रहे थे और ये नाम था आपका स्टोमेटा। और स्टोमेटा आपको बताया था, स्टोमेटा क्या चीज होगी? जो आपकी पत्तियों में मैंने कहा था बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये आपके लिए किस नाम से आने आते हैं? आपके लिए कहलाते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा की खासियत बताई थी कि स्टोमेटा क्या काम करता है, गार्ड सेल्स से इसकी साइज छोटी या बड़ी होती है, और गार्ड सेल्स से इसकी साइज छोटी या बड़ी होने का मतलब जब इनमें पानी जाता है तो स्वेल होते हैं, स्वेल होंगे तो इनकी साइज बढ़ेगी तो आपका स्टोमेटा ओपन होता है। उल्टा जब पानी कम हो जाएगा तो आपके दोबारा ड्राई होते हैं, और ड्राई होते हैं तो श्रिंक होंगे आपका स्टोमेटा, ये पोर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो यही स्टोमेटा, ध्यान से देखें, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे तब कहा था ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे उसमें कहा था फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से आती है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी यहीं से आएगी। बस अब सवाल आता है अपनी बॉडी में नाक कहाँ होती है? एक जगह। प्लांट में ध्यान देखना, पूरे प्लांट में अगर थोड़ी देर के लिए हमें स्टोमेटा को प्लांट की नाक मान लें तो पूरे प्लांट में नाक ही नाक होती है। समझ में आ रहा है? जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे उन सब में आपको स्टोमेटा मिलेंगे, चाहे लीव्स हो, चाहे ग्रीन हम कहते हैं उसके स्टेम हो, चाहे ब्रांचेस हो, और इवन इन रूट्स। अगर रूट्स भी आपकी सॉफ्ट रूट है तो उनमें भी क्या मिलेंगे? स्टोमेटा। यानी प्लांट का रेस्पिरेशन देखना हर पार्ट से होगा। जैसे रूट्स में जो है, रूट में क्या करेंगे, जैसे मिट्टी है तो वहां ध्यान क्या होगा, मिट्टी और पत्थर में एक छोटा सा अंतर होता है। पत्थर बिल्कुल सॉलिड होता है, बिल्कुल गैप नहीं होते, कहीं भी हवा की गुंजाइश नहीं। मिट्टी में क्या होता है, हवा मौजूद होती है, बीच में गैप होते हैं मिट्टी में। जो रूट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो हवा और पानी जो जमीन में मौजूद है यानी मिट्टी में मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। स्टेम, ब्रांचेस, जो ग्रीन पार्ट्स हैं, एज वेल एज द लीव्स, ये कहाँ से लेती हैं आपकी गैसेज? ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इस पूरे को एक ही लाइन में अगर समेट दिया जाए तो क्या होगा? बड़ा माइक अपना म्यूट करें, किसी का ओपन हो तो ठीक है ना। मैंने कहा अगर आप इस पे जाएंगे तो बहुत सिंपली आपको एक चीज समझ में आएगी। योगेंद्र कुमार जी माइक अपना म्यूट करें बेटा। तो योगेंद्र जी अपने लेफ्ट पे जाएं, स्क्रीन के माइक म्यूट का ऑप्शन आता है, माइक म्यूट कर दें। ठीक। अब नेक्स्ट जो आपसे बात कर रहा था मैंने कहा जब आप जाएंगे प्लांट पे तो मैंने कहा था सारी जगह कहीं ना कहीं आपके पास स्टोमेटा होंगे, नंबर 1। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एक्चुअली जिन्हें हम कहते हैं ट्रीज, जिनमें आप देखोगे कि स्टेम ग्रीन नहीं होता। उनमें स्टेम कैसा होता है, उनमें डेड सेल्स का बना होता है, जिन्हें लास्ट ईयर कहा जाता था बार्क। और बार्क या वुडी स्टेम में ध्यान देखना, उसमें जो बार्क में जो डेड हम कहते हैं ब्राउन कलर की जो छाल होती है पेड़ की, हिंदी में बात की जाए, उसमें जो छोटे छोटे होल्स या पोर्स होते हैं उनको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है, और वो नाम क्या कहलाता है? लेंटिसेल। तो 2 नाम याद रखना, ग्रीन या लिविंग पार्ट में क्या होंगे, वो होंगे आपके स्टोमेटा, और डेड पार्ट में जो आपके पोर्स बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेंटिसेल्स। अब आ जाओ प्लांट पे, हल्का सा पढ़ देते हैं, देखो ध्यान से। प्लांट में आप बताएगा इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो लीव्स, स्टेम्स और रूट यानी सारी जगह से ही हो रहा है। क्या बताएगा? ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज वेरी लेस। यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की रेस्पिरेटरी गैसेस लगभग ना के बराबर जाती हैं। रीजन, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड होता है। प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लांट में ऊपर से नीचे तक हर जगह आपके स्टोमेटा मौजूद होंगे ताकि वो सारी जगह से गैसेस ले सके। अब 1-2 पढ़ देते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में आपसे क्या कहता है? यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर। एपिडर्मिस याद है? एपिडर्मिस आपको लास्ट ईयर प्लांट सेल्स और ह्यूमन सेल बताते थे। एपिडर्मिस कहलाती थी प्लांट की खाल,
और एपिथीलियम याद होगा ये एनिमल्स की खाल कहलाती थी। तो मैंने कहा ये नाम याद रखिएगा भैया बायो में जब हम है। तो यंग रूट्स में क्या कह रहा है, द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंड टू फॉर्म रूट हेयर्स, these root hair remain in direct contact with the air present in between the soil particles। क्या यही मैं बता रहा था कि जो आपकी जड़ें कहाँ मौजूद होती हैं, मिट्टी में, और वहां पर भी जो खाली जगह मौजूद है उनमें जो ऑक्सीजन होगी उससे रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्या कह रहा है, द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंटर्स इनटू द रूट हेयर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड रीचेस। समझ में आ रहा है। पुरानी रूट्स में बताएगा, पुरानी रूट्स में क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स, जो नाम में आएगा अभी आपको स्टेम में भी मिलेगा, जो कहते हैं डार्क उसमें होता है, उसका नाम क्या कहता है, लेंटिसेल। देखो ध्यान से, इन ओल्डर रूट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स इज प्रेजेंट व्हिच हैव टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। ये किस में मिलेगी, डेड सेल्स वाले में। यही आपको रेस्पिरेशन स्टेम में मिल जाएगा। क्या कहेगा, इन हर्बिशियस प्लांट्स, हर्बिशियस समझ में आ रहे हैं, जिनके तने हरे होते हैं, जैसे मान चलो हम कहते हैं गेंदा, गुलाब, ऐसी चीजें, जबकि ब्राउन वाले पेड़ हो जाते हैं। क्या कह रहा है, हैव स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। ग्रीन में कौन से होंगे, स्टोमेटा। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जबकि हार्ड और वुडी स्टेम में क्या बताएगा, बिग प्लांट्स एंड ट्रीज लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा। तीसरा कौन आ जाएगा, लीव्स। लीव्स में भी वहीं चले जाओगे जो आपसे तो बताते आ रहे हैं, सरफेस ऑफ लीव्स possess numerous tiny pores called as स्टोमेटा। ये क्या आप दोबारा बताना। अब एटीपी के बारे में एक लाइन पढ़ लीजिएगा बस, इसके 2 मिनट बाद फिर हम लोग बोर्ड पे आने का प्रयास करेंगे। एटीपी आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं क्या होता है एटीपी। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन, एटीपी इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग cellular respiration is used to synthesize a molecule called ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है ये किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में आती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जो आपके लिए क्या कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ये भी आपको मालूम था कि एनर्जी करेंसी के नाम से जानी जाती है। अब जो सबसे खास बात है उस पर बढ़ते हैं। चल एनर्जी करेंसी पे आप जाएंगे। एनर्जी करेंसी के लिए मैंने कहा जब आप जाएंगे ध्यान देखें, एनर्जी करेंसी एटीपी एक्चुअली 2 फॉर्म में पाया जाता है। जिन 2 फॉर्म में पाया जाता है उनमें से आप देखना, एक होता है आपका एडीपी और दूसरा कहलाता है एटीपी। आप कहेंगे एडीपी और एटीपी क्या होते हैं, एक होता है डाइफॉस्फेट, डाई मतलब मालूम है 2, और एक होता है ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 वाला। अब देखो जरा ध्यान से, एडीपी प्लस पी दिख रहा है, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, आपका फॉस्फेट कौन सा है, डाई। डाई जो कौन बेवकूफ बैठ जाता है यार, मुझे नहीं समझ आता है, क्या कोई छोटा बच्चा बेचारा बैठा होता है। तो भाई 10th में आके अभी 2-4 अभी 6वीं वाली बने हुए हैं। अगर आप जाएंगे एडीपी पे, एडीपी आपको क्या होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब आप डाइफॉस्फेट पे जाते हैं, अगर आपका इसमें प्लस पी मतलब समझ में आ रहा होगा, तीसरा फॉस्फोरस जुड़ेगा। तो देखें ध्यान से, आपको मिलेगी एनर्जी। देखें बगल में एडीपी और सिंपल सा लाइन, कर्व्ड लाइन करके दिखाया है, मतलब एडीपी ज्वाइन हो गया काय से, तीसरे फॉस्फोरस से। तो बराबर क्या क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा एटीपी। समझ में आता है। अब उल्टा, जैसे एटीपी टूटेगा, जब आप एनर्जी लेंगे तो ये रिएक्शन लेफ्ट को जाएगी, यानी एटीपी टूट के काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। तो ये बराबर इस टाइप से चलता रहता है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एनर्जी करेंसी। देखें जो मैं आपको बता रहा था नीचे मिलेगा, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, ये जो तीसरा फॉस्फेट है इसकी लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन। जब ये आपकी टूटेगी, जो मैंने कहा था तो जमा हुई है, जब ये रिएक्शन उल्टे ऑर्डर में जाओगे, लेफ्ट ऑर्डर में, तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी टूटेगी, एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। एनर्जी को याद रखिएगा कितना हो जाता है, 30.5 kg। तो मोटे तौर पर अगर आज के लिए हम बात करें तो आपने कौन कौन सी चीजें चेक कर ली। एक तो आपने देख लिया, आपसे कहा जाए
सिंपली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एक आपने पढ़ा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब इसी को एक बार में बोर्ड पे आके रिपीट कर देता हूँ। तो मेरा ख्याल है टाइम कितना बचा होगा, अभी तो बचा होगा नहीं तो दोबारा एक बार मीटिंग फिर दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। 8-9 मिनट तो इसी में बचे हैं, ठीक है ना। एक काम करो, मैं फोन को ले जाकर उसमें लगा दूँ, ठीक है। एक बार इंतजार करेंगे। चले अब ऐसा देखें स्क्रीन पर हम आ रहे हैं बराबर, हाँ ना देखें आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जो आपसे 2-3 चीजें मोस्टली क्लियर की। सबसे पहले आप बताता हूँ जो आपका नॉर्मल बता रहे थे ह्यूमन का, ह्यूमन के केस में आवाज आ रही सभी को मेरी? यस सर। यस सर। ह्यूमन के केस में मैंने क्या कहा था, मुझे ध्यान देकर एक वर्ड में आपको समझ में आ जाएगा। पहला काम क्या होता है, ये आपके नजल, ये आपके नॉस्ट्रल्स, बाहर आपकी कौन सी चीज होगी, ये आपके नॉस्ट्रल्स होंगे। और नॉस्ट्रल्स के बाद जब अंदर जाओगे तो नॉस्ट्रल्स से आपका नजल पैसे ये अंदर जाएगा। अंदर जब जाएगा तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो पार्ट अंदर रहता है, अंदर कहाँ पे, जहाँ आपका नाक और ध्यान दिया होगा मुंह, इन दोनों का ज्वाइंट बनता है, वो आपका हो गया फेरिंग्स। इसके बाद ध्यान देंगे ये गला, जैसे अगर आप यहाँ हाथ फेरेंगे तो आपको हल्का सा कड़ी कड़ी सी एक हड्डी नजर आएगी। समझ में आ रहा है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? यहाँ भी हाथ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर लड़के पर्टिकुलर देखेंगे या कहीं देखोगे हल्का सा ज्यादा बड़ी हड्डी नजर आती है, उभरी हुई नजर आती है थोड़ा सा। ये होता है आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, उसको क्या समझाना, आप चेक कर सकते हो। बोलते समय जब हाथ रखोगे तो वाइब्रेशंस नजर आएंगे। वॉइस बॉक्स के अलावा इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, दैट इज कॉल्ड एडम सेपल। और हम काय की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की। अब जब लैरिंग्स से नीचे आओगे तो याद देखना, उसके बाद ये आपका पाइप होता है और इस पाइप के ऊपर आपके कार्टिलेज के साइड से रिंग डली होती है। अब तुम पूछोगे रिंग क्यों डली होती है, इसका कारण देखो ध्यान से, ये हिस्सा आप गर्दन ऐसी 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 और ऐसी करते हैं, तो ध्यान नहीं दिया, कहीं लेजम से पानी नहीं भरा, लेजम मोड़ दोगे पिचक जाती। कई बार बीच से सोचो तुम सो रहे हो और सोते सोते तुमने जो है इस टाइप से अपना मुंह घुमा लिया और तुम्हारी लेजम पिचक गई अंदर की। ये जो आपकी रिंग दी जाती है, इन रिंग्स देने का कारण समझ में आ रहा होगा। इन रिंग्स के देने का कारण ये है ताकि आपका जो है पैसेज चोक नहीं हो, ये कहीं बंद नहीं हो। सर ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है। ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है तो बोर्ड नहीं दिख रहा क्लियर है, कोई बात नहीं। ये पीछे वाली लाइट बंद करो, पीछे वाली लाइट बंद करो, पीछे वाली लाइट बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। अब सही है? यस सर। बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से कर देते हैं, जो बता रहा था रिंग्स डली होती है, तो आपको मुझे भी समझ में आ गया रिंग्स डली होती है, ये कार्टिलेज की रिंग, ताकि आपकी बंद नहीं हो जाए। दूसरा 1 मिनट टाइम देखो प्लीज, कितना हो रहा है? 5 मिनट। ठीक है, आप इस मीटिंग को एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जब 5 मिनट खत्म हो जाएगी, बीच में खत्म होगी तो हालांकि दोबारा में ज्यादा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट हमारा काम एंड हो जाएगा। ये दो, इसके आगे जाओगे, ये दो आपके अंदर का, ये दो अलग अलग आपके पार्ट डिवाइड होंगे। ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है ध्यान देखना, ये पार्ट कहलाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब है ये है पाइप। ट्रैकिया फिर याद दिलाऊं, ट्रैकिया वर्ड मैंने कल कॉकरोच के लिए इस्तेमाल किया था, याद आता है? मैंने कहा था छोटे छोटे पाइप होते हैं। अभी आगे प्लांट्स में पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ही बताएंगे। छोटे छोटे ट्रैकिया होते हैं, जाइलम के साथ जो क्या करते हैं, ऊपर पानी लेके जाते हैं, पतली ट्यूब्स कहलाती हैं। ये पतली ट्यूब वाला हिस्सा समझ में आ गया। अब ध्यान देखना है, 2 पार्ट आपके क्यों डिवाइड हुए, एक
लंग 1 की तरफ जाएगा और एक लंग नंबर 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स कितने होते हैं, 2, एक लेफ्ट और एक राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान देखना, ये जो आपका ट्रैकिया था, ये जिन 2 पाइप्स में डिवाइड हुआ है, ये पाइप्स कहलाते हैं ब्रोंकाई। अब इसके बाद यहाँ से क्या होता है, इनमें से छोटे 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 छोटे, जैसा रखा था पेड़ की आपने जड़ें देखी हैं, उस टाइप से आप देखना छोटे छोटे इस टाइप से ब्रांचेस निकलने लगेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड नहीं बना रहा, एक एक पाइप दिखा देता हूँ, बिल्कुल पतले से पतले से पतले होते चले जाएंगे। कारण समझ में आ रहा है? यहाँ जो एयर आ रही है पूरी एयर एक जगह थोड़ी भरनी है। इस एयर को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे छोटे 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 बहुत सारे पार्ट्स में जाए, ताकि सब जगह इसका एब्जॉर्प्शन तुरंत हो जाए। तो इसका पर्पस समझ में आता है। ऐसा नहीं सीधा एक जगह एयर पटक दी वापस ले आए। तो उन्होंने कहा इसलिए क्या किया, ये जो आपका ब्रोंकाई है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा जो कहलाएंगे ब्रोंक्यूल्स। और सबसे खास बात, कोई भी एक बिल्कुल पतला पाइप लोगे, इसे बिल्कुल पतला पाइप लें, इसका आप लास्ट सिरा देखेंगे इस टाइप का होगा। तो हमारा ये कहलाता है बैलून एल्वॉयली। अब ये जो बैलून टाइप है ये क्यों लिया गया है, तो यहाँ से आने वाली एयर को समझ में आएगा, इसमें भर जाएगी। ये पूरी सरफेस आपको काय के लिए मिलेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। इस वॉल में होते हैं ब्लड वेसल्स, जैसे आप जो बात कर रहे थे इंटेंस्टाइन, इंटेंस्टाइन में आपका खाना गया, इंटेंस्टाइन में जाता है, विलाइज होती है। विलाइज बहुत ज्यादा नंबर में क्यों लेते हैं, क्योंकि एक इंटेंस्टाइन में आपको कहा था एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत सारी विलीज हैं अलग 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 अलग, कहीं ना कहीं थोड़ा 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 सब एब्जॉर्ब करते आते हैं। हर विलाई के पास क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर ब्लड वेसल्स होते हैं, थोड़ा 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 एब्जॉर्प्शन सब करेंगे। इसी टाइप से आप देखेंगे यहाँ भी ब्लड वेसल्स होंगे, जो ऑक्सीजन यहाँ आई है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो फिर आपके आगे ट्रांसपोर्ट होके बाहर चली जाएगी। अब मेरा अंदाज है जो फिगर में आपको उसमें मैंने शो किया था पीडीएफ में, वो अब आपको फिगर मोटे तौर पे समझ में आ जाएगा। तो पार्ट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपके नॉस्ट्रल्स, नजल पैसेज, फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब जो पाइप शुरू होगा जहाँ मुंह और नाक मिलते हैं अंदर। इसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब ये वॉइस बॉक्स या एडम सेपल। इसके नीचे आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या होगा, कार्टिलेज की रिंग। इसके बाद ये दोनों आपके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और जो पार्ट डिवाइड होंगे ब्रोंकाई, इससे आपको मिलेंगे 2 ब्रोंक्यूल्स, ये छोटे 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 तमाम सारे। और एलिवाइल, इसमें आपका क्या मौजूद होगा, सॉरी ये क्या होगा, सैक या बैलून टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो ये भी आपसे को मालूम था, तो बहुत जमाने से पढ़ रहे होंगे। हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी में पाया जाता है। दूसरी बात ध्यान देखना, हीमोग्लोबिन के साथ एक कमी बताई जाती है, और वो कमी क्या बताई जाती है, अगर बाय द वे आप इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ एक परमानेंट कंपाउंड बना लेती है, और इसको हम कहते हैं कवर अप कर लेती है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बचता। मेरा अंदाज है बस इतना ही अपने को पढ़ाना था, और कुछ खास इसमें आपके पास है नहीं। एक काम करें, आज कौन सा टर्न है, सैटरडे। चलो आज हम एंड ही कर लेते हैं इस मीटिंग के साथ। अब तुम्हारे लिए टाइम देते हैं, कल तुम्हारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रखेंगे इसी रेस्पिरेशन का। क्या आप लोग इसलिए तैयार हैं? यस सर। चलो तो आज यहीं पर एक नया नहीं स्टार्ट कर रहे, फिर एक रेस्पिरेशन का टेस्ट हम ले लेंगे, और एक टेस्ट ले लेंगे संडे को, ठीक? और शाम के 7 बजे रख लें। यस सर। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्टिव टाइप एक रहेगा, कल शाम के 7 बजे आप एक टेस्ट दे दो, ठीक है ना? जनरली मेरा ख्याल है। और कोई डाउट हो तो पहले एक टेस्ट दे देना, कोई समस्या होगी तो अगले टर्न के ऊपर उसको आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में Yes. सभी को करना है। तो सर ट्रांसपोर्ट रीजन करना, क्या चीज? सर रीजन रीजन करना नहीं। है सर। नहीं रिज्वाइन करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब नया फिर आज क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अगले टर्न से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वाला है ना, पूरा ब्लड एक साथ ही ओके सर। पढ़ाएंगे, हो जाएगा आराम से। छोटे छोटे 2 टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है? मेरे ख्याल एंड ही हो रहा होगा ना, 10 सेकंड कितने?